चलिए, करें स्टार्ट एवरीबॉडी। चलिए, हमने अब तक 12 क्वेश्चंस कर लिए थे जहां तक मुझे याद है। यस, और हम एकदम लाइन से जा रहे हैं। हमने ये वाले चैप्टर में कोई ऐसा सीक्वेंस तोड़ा नहीं है। पहले 12 क्वेश्चंस किए और हम सब में ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वाईटीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए वैसे ही सिमिलर वे में और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग, मिस्टर जेड ने बोला कि देखो, अगर आपका बॉन्ड ट्रिपल रेटिंग वाला है तो 364 डे का जो टी बिल रेट होगा प्लस उसमें 3% लगाने का, वो आपका डिस्काउंट रेट बनेगा। अगर आपका डबल ए वाला बॉन्ड है तो ट्रिपल ए वाले का जो भी डिस्काउंट रेट रहेगा उसमें और 2 ऐड करने का। और अगर आप सिंगल ए रेटेड बॉन्ड ले रहे हो तो ट्रिपल ए वाला जो रहेगा उसमें 3% एक्स्ट्रा ऐड करके। तो आपको इससे आपका डिस्काउंट रेट पता चलेगा। अब आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो डबल ए रेटेड में, 1000 रुपए का बॉन्ड है, अभी तो 1025.86 पे मिल रहा है। बॉन्ड की 50 साल की 5 इयर्स की मेच्योरिटी है और कूपन रेट इज 15%। नेक्स्ट इंटरेस्ट इज पेड 1 ईयर फ्रॉम टुडे और इट इज रिडीमेबल एट पार। 364 टी बिल का रेट है 9%। नंबर 1, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। नंबर 2, क्या हमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3, व्हाट इज द करंट यील्ड। नंबर 4, व्हाट इज द वाईटीएम। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया। ये 4 चीजें आपको पूछी गई है, आपको ये चारों चीजें निकालनी है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आपके लिए डिस्काउंट रेट क्या एप्लीकेबल होगा? आपके लिए क्या डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होगा? यस, 9। मैम कह रहे हैं मेरे लिए 9%। एनीबडी विद अ डिफरेंट नंबर कि भाई अपने लिए तो ये डिस्काउंट रेट रहेगा। 12। मैम बोल रहे हैं मेरे को 12 चाहिए। आप कोई भी अपना एक लकी नंबर ले सकते हैं, बताइए। मैम कह रहे हैं 11 शुभ रहता है, शकुन का रहता है 11 तो सर 15। भाई कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा नंबर करूंगा 15। सर 15 1, 15 2, 15 3, सोल्ड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, आप तो डबल ए रेटेड में जा रहे हो तो आपको तो डबल ए रेट वाला लागू होना चाहिए। अब पहले हम देखते हैं ट्रिपल ए वाले का क्या आ रहा है। ट्रिपल ए वाले का 9 + 3 12 आना चाहिए, बराबर है। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हें अपने दिमाग पर खुद पर एक शक हो रहा है कि अपन इतने कैसे हो सकते हैं। बट ठीक है, मुझे कोई ऐसा शक जैसा नहीं, मुझे तो पता ही था। अब डबल ए में क्या आएगा? ट्रिपल ए + 2। अब ट्रिपल ए का क्या आ रहा है? 12। तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14% एप्लीकेबल होगा, जो कि किसी ने नहीं कहा। बहुत बढ़िया, क्लियर है, पक्का। तो सबसे पहले आप एक लाइन में कहीं लिख सकते हैं, द डिस्काउंट रेट दैट विल बी एप्लीकेबल, द डिस्काउंट रेट दैट विल बी एप्लीकेबल टू अ डबल ए रेटेड बॉन्ड, टू अ डबल ए रेटेड बॉन्ड will be 9 + 3 + 2, that will be 14%, right? अब कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो उन्होंने पूछा है सबसे पहले। सो ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। 14% आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। नाउ तो फर्स्ट 5 इयर्स मेरे को कूपन मिलेगा। 1000 रुपए का बॉन्ड है और कूपन रेट क्या है? 15। तो 1000 पे 15%, 150, राइट। और मेच्योरिटी पर आपको पार वैल्यू ही मिलने वाली है। तो बता दीजिए क्या वैल्यू आ रहा है?
10.9 बरोबर। अब उन्होंने बी बिट बोला है क्या अपन ने ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सोचो आज ये बॉन्ड कितने का मिल रहा है। देखिए मैंने ब्लू कलर भी किया हुआ है स्क्रीन पे, 1025 में। और आपको मालूम है ये बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1033.9। बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो हमने ये बॉन्ड को आज लेना चाहिए। तो बी बिट लिखेंगे as the intrinsic value, as the intrinsic value, that is as the intrinsic value, that is 1033.95, 1033.95 is greater than current market value of bond, is greater than current market value of bond, that is 1025.86. We will recommend investing in such bond. We will recommend investing in such bond. परफेक्ट। अब तीसरी चीज वो क्या पूछ रहे हैं बडी, वो आपको पूछ रहे हैं करंट यील्ड। अब मैंने आपको करंट यील्ड का फॉर्मूला भी दिया था, आपने संभाल के रखा क्या उसको। यस, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। अब आपका इंटरेस्ट है 150 और आपकी मार्केट प्राइस आज बॉन्ड की कितनी है, 1025.86 इंटू 100, 14.62। चेक करो 14.62 आ रहा है। यस। और अब डी बिट तो हमें कह रहा है वाईटीएम निकालो। मतलब क्या निकालना है, यस जो मैं बोर्ड पे करूंगा वो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आज बॉन्ड कितने का जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, योर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। आपके पास तो कैश फ्लोज भी है, पहला रेट क्या ले लेना चाहिए फटाक से। बहुत बढ़िया, काफी लोग रिवाइज कर कर आए हैं। तो अगर हम 15 ही ले लेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, तो एक बार करना नहीं पड़ता है। अब हमारा आंसर नीचे आया कि ऊपर, वेरी गुड नीचे आया। तो हमें एक आंसर क्या चाहिए, ऊपर, मतलब रेट को क्या करना पड़ेगा, कम। तो 10% ले लो, 0.621 3.79, ऐसा ही है क्या, बस यही मुझे एक आता है, बताना। 1189 पॉइंट, कहाँ से जाऊं, जहां जाना है जा। तो दिस विल बी हाउ मच, बता देना हाँ, 0.68
2, therefore YTM is equals to 15 minus 0.682. Is it 14.318? एक बार चेक करो, मेरे पास कैलसी नहीं है. यस, बना लीजिए. डन, एकदम परफेक्ट. एक ही क्वेश्चन हुआ है. आइए क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो तरह का बॉन्ड है. सीरीज एक्स जिसपे 8% मिलता है, 10 साल का मैच्योरिटी, और सीरीज वाई इस पे तो ऐसा कूपन मिलता है जो हर साल चेंज होते रहता है, उसकी भी 10 साल मैच्योरिटी है. अब ये दोनों बॉन्ड्स फेस वैल्यू पे इशू किए गए थे जब YTM 8% था. आफ्टर 2 years अगर इंटरेस्ट 10% होगा तो इन बॉन्ड्स की क्या प्राइस होगी? नंबर 2, आफ्टर एडिशनल 2 years अगर इंटरेस्ट रेट 7% हुआ तो फिर ऐसे बॉन्ड्स की क्या प्राइस होगी? और सी बिट, तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो इससे? लॉल लॉल लॉल. अभी कैसे करने का? नाउ ध्यान से आप देखिए ना, सीरीज एक्स बरोबर. अब उन्होंने बोला ए बिट कि 2 साल बाद इस बॉन्ड की क्या वैल्यू रहेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रहेगा? यस 10%, और प्रेजेंट वैल्यू. अब कितने साल बचे होंगे? 8, क्योंकि अगर 10 साल का बॉन्ड है और 2 साल बाद पूछ रहे हैं तो 8 साल ही बचे होंगे. और आपका कूपन रेट क्या है? 8%. तो 10,000 पे 8%, क्या 800 होता है क्या? और 10,000 मैच्योरिटी पर. रुक जाइए, तो आपको ये आंसर आएगा. ये किसका प्राइस रहेगा? बॉन्ड ए का. अब बॉन्ड बी, बॉन्ड बी, बॉन्ड बी नहीं, बॉन्ड वाई. वाई का अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो डिस्काउंटिंग रेट 10% चल रहा था, प्रेजेंट वैल्यू 8 साल. अरे बताइए, इस पे डिस्काउंट रेट, इस पे आपको कूपन कितना मिलेगा? 1000, क्योंकि सीरीज वाई के सामने लिखा है रेट हमेशा हर साल चेंज होगा जो आपका डिस्काउंट रेट होगा. तो अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो वो हमें अब क्या देगा? कूपन रेट क्या देगा? 10%, मतलब 10,000 का 10% 1000. तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, एक मैंने किया, एक आप करेंगे. अब बी बिट, बी बिट फिर से करना है. क्या करना है? अब क्या डिस्काउंटिंग रेट है और कितने साल बचे होंगे? तो यहां पर तो आपको 800 ही मिलने वाला है. ऐसा क्यों यहां पर 800 ही मिल रहा है? फिक्स है. लेकिन जब मैं सीरीज वाई का सॉल्व करूंगा और यहाँ पे अगर 7 चल रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या आएगा? यस और नो? मतलब जब मैंने ए बिट सॉल्व किया तभी भी बॉन्ड एक्स 8% ही कूपन दे रहा था, बी बिट सॉल्व किया तभी भी वो 8% ही कूपन दे रहा था. बट सीरीज वाई वाला बॉन्ड हमें कितना देता है सर? जो हमारा डिस्काउंट रेट चल रहा है वही हमारा कूपन रेट रहेगा. क्लियर? और सी बिट क्या बोलता है? तुम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो? तो हमें कंक्लूजन में ये बोलना है, कंक्लूजन यही है कि जब भी YTM और कूपन रेट सेम होता है, बॉन्ड हमेशा पार पे ट्रेड करेगा.
याद है वो एक डब्बा बना के दिया था, वही डब्बा इसका कंक्लूजन में डालने का है। और जब कूपन रेट बड़ा रहेगा तो प्रीमियम पे चलेगा, और जब कूपन रेट कम रहेगा तो डिस्काउंट पे चलेगा। ठीक है, बट पहले ये बना लेंगे। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए बिट आफ्टर 2 years। क्या आ रहा है सीरीज एक्स का प्रेजेंट वैल्यू? 8937.2। बी बिट में क्या आ रहा है बॉन्ड एक्स का? 10,004। सब लोग चेक कीजिए, यही आंसर्स आ रहे हैं क्या एक्स और वाई के, ए बिट में और बी बिट में? 'डन बडी'। सी बिट में आप क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे? याद है ना वो डब्बा? कूपन रेट और
एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग सिर्फ। एक कंक्लूजनरी डब्बा ऐसा बना दो कि भाई जब कूपन रेट और डिस्काउंट रेट सेम होता है तो बॉन्ड विल ऑलवेज ट्रेड एट पार, but if the coupon rate is 10% which is higher than the discount rate, the bond will always trade at premium. और अगर coupon rate कमी झालं, discount rate जास्त झालं, then it will trade at discount. बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 15, पेट फीड। सो फेस वैल्यू 10,000 है, कूपन रेट 10% है, मेच्योरिटी पीरियड 6 साल है। अब इस बॉन्ड में एक स्पेशल फीचर है कि चाहिए ना तो अपन इसकी लाइफ को 12 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी तो इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है ना। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इंटरेस्ट 8% ही चलेगा तो आज से 6 महीने बाद ये बॉन्ड का क्या वैल्यू ऐसा लगता है अभी? सो योर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। सो 6 साल देख लीजिए पहले, ऐसा आपको लगता है तो 10,000 का 10%, और उसको क्या लगता है रेट क्या रहेगा? 8। तो क्या वैल्यू ऑफ बॉन्ड रहना चाहिए? क्या है 6 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर? ओके, और जीटी पॉइंट 4.62, 4.62, 10,934 बरोबर 24 बराबर। तो अगर उसको ऐसा लगता है तो उसने आज ये बॉन्ड कितने में खरीद लेना चाहिए? 10,924। लेकिन बी बिट कहता है समझो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसने तो इन्वेस्ट कर दिया, बट हाइला इंटरेस्ट रेट अब 12% हो गया, तो उसका पैसा बना के गया। अब तो अपने को करना पड़ेगा। अगर 12% हो जाता है इन्वेस्टमेंट के बाद, यस 12,000 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 12% का। बरोबर। तो बताइए उसका नुकसान हो गया या फायदा हुआ? वेरी गुड, उसका नुकसान हो गया, क्योंकि 10924 में उसने लिया था। कॉमन सेंस है, लेने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स चढ़ते हैं, एंड वी नो कि अब इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड का इनवर्स रिलेशन है, तो जैसे ही उसने लिया इनवर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, बॉन्ड का प्राइस नीचे आ गया और उसका नुकसान हो गया। बराबर है, मैं करवाऊंगा। पहले ए बिट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और अंडरलाइन करके डब्बा बना लो।
एक बार 10924 आंसर आता है तो फिर हमें एक लाइन लिखनी होगी, therefore he will pay 10,924 today to buy such bond. Therefore he will pay 10,924 today to buy such bond. Perfect. अब B bit. If the interest rates changes from 8% to 12%, ये B bit का start heading रहेगा. If the interest rate changes from 8% to 12%, comma, then the value of bond will be, और फिर से निकाल लो. पूरा चैप्टर बस यही प्रेजेंट वैल्यू ही है. द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी, यस, मैं वेट कर रहा था कि कोई मुझे पूछे. वेरी गुड सर, मैं वेट कर रहा था कि उसमें ऐसा एक ऑप्शन दिया है कि अगर चाहे तो आप और 6 महीने के लिए बॉन्ड की मेच्योरिटी एक्सटेंड कर सकते, चाहे तो. बट क्या उन्होंने अपनी चाहत बताई? नहीं. तो इट वाज अ कंफ्यूजिंग आरटीपी क्वेश्चन जिसमें ऐसा बोला गया था. बच्चों को भी लगा अभी दिया है डिश में आचार तो खाना चाहिए, तो उन्होंने लिया उसको 12 साल से, और फिर मतलब 6 एक्स्ट्रा लिए और 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए. तो आप तो समझ ही गए होंगे, लेना नहीं है, वहां पर वो बोल के रखा है बट आपको कुछ भी उसका करना नहीं है. दैट्स नाइस. अब बताइए, वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई तो हम लिखेंगे, therefore investor will make a potential loss of, therefore investor will make a potential loss of 10,924 वजा 9171. मुझे भी बताना. 1753 का लॉस होएगा उसको. सच है क्या? ओके. सो क्यूट क्वेश्चंस. डन. क्वेश्चन नंबर 16. फेस वैल्यू अगर 100 है, मेच्योरिटी अगर 7 साल है, पहले 2 साल 8%, बाद के 2 साल 12%, बाद के 3 साल 15%, और मार्केट में तो ऐसा ही डिबेंचर 15% का मिलता है. कंपनी बोल रही है अपन ने ऐसा डिबेंचर लाना जिसका यील्ड हो 16%. तो क्वेश्चन कहता है आपके हिसाब से क्या इशू प्राइस होनी चाहिए? अज्यूम कि रिडेम्पशन जो है वो 5% प्रीमियम पे है. तो कहना इसे फिर से मुझे वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है. चलिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू. बताइए मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लेना चाहिए? 16%. यस. सो पहले 2 साल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? मतलब 100 रुपए पे 8%, 8 रुपए. फिर क्या मिलेगा? और फिर क्या मिलेगा? लेकिन अब देख इधर, 15, 15, लेकिन 15 प्लस उन्होंने क्या बोला है, रिडेम्पशन कैसा होने वाला है? यस, मतलब 105, तो ये हो जाएगा 120. चलिए, अब मुझे 16% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बताइए. हाँ. हम्म. 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 चलिए, निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड.
चेक कीजिए 82.93 आ रहा है क्या? परफेक्ट है सर। इतने ऐसे चटर पटर क्वेश्चन है, ये क्या है मतलब? ये पूरा मैम, ऐसे मैं 3 लेक्चर तक बोलता हूँ। डन क्या? चलो, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशूड एट पार is 100. The bonds are redeemable at the end of year 5. You have to फटाफट से calculate what will be the value if the yield is 8%, 9%, 10% and 11%. And then you have to just state कि what is the value of bond and when it will be the highest. So कैसे कॉलम बनाने पड़ेंगे? Year, cash flow, discounting factor, present value, discounting factor, present value. Come on, sing the song. Discounting factor, very good. और एक बार है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलिए, तो 4 बार करना है आपको, 4 बार। और ये लाइफ है 5 साल, जीने के हैं 5 साल। और 5th ईयर में रिडेम्पशन वैल्यू है 110। चलो, वैसे तो आंसर आने से पहले हमें पता है ना कि 8% वाला जीतने वाला है। अरे यस और नो? खतरनाक है बच्चे। बोलो, 8% पे 114.8, फिर 9% पे फिर 10% पे और फिर 11%। बराबर। सो वहां पर आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे? यस, द बॉन्ड प्राइस विल बी हाईएस्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 8%। बॉन्ड प्राइस विल बी हाईएस्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट इज 8%। डन। अब क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 37। सबको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पता है ना? क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? किसी ने बोला डिबेंचर विच इज कन्वर्टेबल, उठा के फेंकूंगा बाहर। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या?
कि एक ऐसा डिबेंचर जिसर रिडेम्पशन पर आप चाहें तो कैश भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बरोबर है? तो उसमें ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला एक एक्स्ट्रा फीचर होता है। बरोबर। अब आइए क्वेश्चन 37, यहां से अब हम कुछ क्वेश्चंस आज कन्वर्टेबल पे ही करेंगे। आइए, Logitech has issued 50,000 convertible debentures with 100 rupees as face value and a coupon rate of 10%. Her, this is 36. मेरा स्टाफ मेरा 36, okay, 36 है. Logitech has issued 50,000 of convertible debentures with a nominal value of 100 and a coupon rate of 10%. Each 100 rupee of convertible debentures may be converted into 40 ordinary shares in 3 years' time. Any stock which is not converted will be redeemed at 110. Estimate what will be the market price of such debenture if investors को 8% की अपेक्षा तो है ही, और expected value of Logitech on the conversion day can either be 2.5 or it can be 3 rupees per share. Now, एकदम अच्छी तरह से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में आपको बोला गया है कि जब आप कन्वर्ट करोगे तब एक शेयर का भाव क्या रहेगा, 2.5 रुपए। अब थोड़ा सोचो, अगर मैंने उस दिन रिडीम का बटन दबाया तो मेरे को, आप देख सकते हैं, 110 मिलेंगे। कि मेरे को अगर शेयर नहीं चाहिए तो उन्होंने बोला 110 रुपए तो हम तुमको दे रहे, और मैंने बोला कि मेरे को कन्वर्ट करने का है, तो सबको मालूम है उन्होंने क्या बोला है, 40 शेयर मिलेंगे हर डिबेंचर के सामने। तो मेरे को 40 शेयर मिलेंगे, और एक शेयर का क्या भाव चल रहा है, तो बताइए, अगर 2.5 रुपया मार्केट में चल रहा हो तो मैं कन्वर्ट करूंगा कि रिडीम करूंगा? रिडीम, क्योंकि मेरे को ज्यादा पैसा रिडेम्पशन में मिल रहा है। अब मैं अपना बॉन्ड का वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, 8%। बरोबर। कितने साल का कूपन है, बताइए क्या आ रहा है वैल्यू ऑफ बॉन्ड? 8%। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? ऐसा मारो, मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ऐसा, ओके। अब इधर देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में बोला गया है कि 3 रुपए प्रति शेयर मिलेगा। अब अगर मैं रिडीम करेगा तो मेरे को 110 मिलने वाला था, और अगर मैं कन्वर्ट करेगा, ऑसम ना, तो 120 मिलेगा। तो अपन रिडीम करेगा कि कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट। और फिर से मैं क्या कर सकता हूं, वेरी गुड। सो 1 से लेके 3, 3 से लेके, देखो ये आपने तो पहले ही बोल दिया ना, 2.576 और 0.794। क्या आप बता पाएंगे? 1 2, परफेक्ट। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए में बॉन्ड की वैल्यू 113 रहेगी, ऑप्शन 2 में बॉन्ड की वैल्यू 121 रहेगी। क्लियर? चलिए बना लीजिए अच्छी तरह से।
डन बडी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग कन्वर्जन ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच। अभी तो कंपनी के पास 600 डिबेंचर है और हर डिबेंचर का भाव 1150 है। डिबेंचर इंडेंचर, इंडेंचर मतलब एग्रीमेंट, कहता है कि एक डिबेंचर 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अभी रिडेम्पशन से पहले पीई रेशो 20 है, रिडेम्पशन के बाद पीई रेशो 25 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स रिडेम्पशन से पहले 10,000 है और ईबीआईटी 2.5 लाख है और टैक्स रेट 40 है, तो कंपनी ने कन्वर्ट करना कि नहीं करना? नाउ बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन, ध्यान से देखिए। कैन आई से प्रॉफिट तो सेम है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। ईबिट के बाद क्या आता है? इंटरेस्ट। अब थोड़ा सोचिए, बिफोर कन्वर्जन मतलब आपने कन्वर्ट नहीं किया। अगर कन्वर्ट नहीं किया मतलब आपके डिबेंचर जिंदा है। डिबेंचर जिंदा है मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने डिबेंचर हैं आपके? 600। एक डिबेंचर कितने का है? 1000। और क्या रेट है? 10%। तो 600 डिबेंचर और 1000, 10%। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट कर दिए तो फिर इंटरेस्ट तो पे ही नहीं होगा, नील। मग आपण काय सांगू? पीबीटी लेस। व्हाट इज द टैक्स? टैक्स 40, 76,000। एक 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 कर लेता हूँ। 1 लाख 14, 1,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कन्वर्जन से पहले कितने शेयर्स थे? कुछ भी बोलना है। 10,000। और उन्होंने क्या बोला? हर शेयर कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है? 10 में कन्वर्ट होता है। हाँ वही ना, तो 10,000 प्लस 600 डिबेंचर थे, हर डिबेंचर 10 शेयर्स में कन्वर्ट होता है। कुछ भी। तो व्हाट इज योर अर्निंग पर शेयर? और आपको तो मालूम है ईपीएस इनटू पी रेशो गिव्स यू मार्केट प्राइस। बिफोर कन्वर्जन व्हाट वाज द पी रेशो? और आफ्टर मल्टीप्लाई। तो बताइए, शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर की वेल्थ कहां बन रही है? तो कब आफ्टर कन्वर्जन? क्योंकि मार्केट प्राइस पहले कन्वर्जन 228 था, कन्वर्जन के बाद तो मार्केट प्राइस बढ़ता है। आपको मालूम है जब प्राइस का भाव बढ़ता है ना, तभी इंसान कमाता है, तभी उसका वेल्थ बढ़ता है। ओके, गलती मेरी थी, मैं पूछा। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ market value of share under pre and post conversion scenario, under pre and post conversion scenario।
डन। वी शुड कन्वर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। मतलब आप देखिए, आपका उसके बाद नेक्स्ट ही रहेगा ये। क्या है, 38 है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो सबनम हैज इशूड अ कन्वर्टेबल डिबेंचर विद अ कूपन रेट ऑफ 11%। हर डिबेंचर 16 शेयर्स में कन्वर्ट होता है। डिबेंचर्स रिडीम होंगे 5 साल बाद। इन्वेस्टर को 8% की एक अपेक्षा है। तो व्हेन विल यू एडवाइज टू एक्सरसाइज द कन्वर्जन फॉर गिवन मार्केट प्राइस ऑफ 5, 6 और 7.1? What is the redemption value, buddy? Very good. 100 rupees. Yes. And one debenture will get converted into how many shares? 16. So, if I check with option 1, जब 5 रुपया भाव रहेगा, तो 16 शेयर्स इंटू 5 कितना होता है? 80। तो क्या हम 80 रुपीस पे कन्वर्जन रेकमेंड करेंगे? नहीं। लेट्स चेक द सेकेंड सिनारियो। 16 into 6, क्या हम रेकमेंड करेंगे? नहीं। 7.1 करेंगे? करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखें, वन डिबेंचर इज कन्वर्टेबल into 16 equity shares. One debenture is convertible into 16 equity shares. Full stop. We will convert only if we will convert only if value is greater than conversion value is greater than its redemption amount. Right? Next line. The conversion value is greater than redemption amount. The conversion value is greater than redemption amount only when the market price of equity share only when the market price of equity share is 7.1, resulting into a conversion value of resulting into a conversion value of 16 shares into 7.1। कितना आ रहा है बडी?
यस मैम, बोलिए। वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1 to 1 पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भाई इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बुक में कुछ 38 39 होगा। चलिए। सो द 10% convertible loan of Agarkar is quoting at 142 rupees per 100 rupees face value। अर्लीस्ट में अर्लीस्ट डेट है 4 साल, एट द रेट ऑफ 30 ऑर्डिनरी शेयर्स पर 100 रुपी का लोन स्टॉक। शेयर प्राइस अभी तो 4.15 है। एनुअल इंटरेस्ट रेट हैज जस्ट बीन पेड। What is the average annual growth rate in the share price that is required for stockholders to achieve a return of 12% over the next 4 years, including the proceeds of conversion? मैं बेट लगा के बोलता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट लीजिए। ये देखो, ये यहां से यहां तक पहले सिर्फ पढ़ के हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। सच्ची वर्थ इट है क्वेश्चन। यस, क्या बोलना चाह रहा है? एनीबडी? बहुत बढ़िया, इतना परफेक्ट इंग्लिश से हिंदी करते हो तुम लोग। अरे मतलब समझ के भी करना है ना। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए सब लोग। ईयर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान से देखना। उनको 12% चाहिए, ये श्योर है कि 12% कमाने का। अभी कितने साल का है ये? 4 साल। आपको 4 साल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 10%। बोलो कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए का शेयर है, उस पर 10% मिलेगा। तो 100 रुपए का शेयर है, उस पर 10%, मतलब 10 रुपए का तो कूपन मिलना ही मिलना है, बराबर है। और फोर्थ ईयर बडी वो क्या बोलना चाह रहे हैं? फोर्थ ईयर वो बोल रहे हैं मैं 30 शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, 30 शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा। अब वो ये बोल रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, 30 शेयर्स इनटू ऐसा तो क्या भाव होना चाहिए था? अब समझ रहे हो? आप बोलोगे सर भाव तो दिया है ना 4.1, ये वो तो आज का भाव है। वो कह रहे हैं 4 साल बाद ये शेयर क्या भाव का होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम है क्या भाव का होना चाहिए था, कि हमको ये वो वैल्यू जो है वो जस्टिफाई करें। अब समझ में आया सबको कैसे बना वो? पक्का? एवरीबडी? वो क्या बोल रहे हैं, 4 साल आपको कूपन 10-10 का मिलना चाहिए, और चौथे साल 30 शेयर मिलेंगे, लेकिन अब वो क्या भाव होना चाहिए कि जब मैं उसको 12%, जो कि मेरी आशा है, उससे डिस्काउंट करूं, तो 142 रुपीज आना चाहिए। यू रिमेंबर ना, IRR, द वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो शुड सेम। अब इधर देखो, 30 × X, मुझे तो नहीं मालूम 4 साल बाद शेयर का क्या भाव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए फोर्थ ईयर का और प्लस 4 ईयर्स का हाँ, ऐसा। अब देखिए 10 × 3.037, ऐसा। और 30x × 0.636, 19.08। एक मिनट, तो अब इक्वेशन कैसा बनेगा? 30.37 प्लस 19.08x इज इक्वल्स टू 142। Therefore x is equals to, ऐसा।
बट ये स्टोरी खत्म नहीं हुई ना। ये तो पता चला कि 4 साल बाद अगर ये शेयर 5.85 रुपीज पे रहेगा ना, तो मैं 12% कमा लूंगा। अब मुझे 12% कमाने के लिए ये शेयर को 4 साल बाद 5.85 पे होना चाहिए। तो 5.85 पे पहुंचने के लिए अभी उसको 4 साल क्या स्पीड से भागना पड़ेगा। तो अब इधर, अभी इधर, तो इसका मतलब आज अगर ये 4.15 है म्यूचुअल फंड, ये कुछ तो भी रेट से ग्रो होगा 4 साल, और ये 4 साल बाद 5.85 बन जाएगा, राइट। तो मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। 5.85 डिवाइड बाय 4.15, और 2 बार रूट दबाना है सिर्फ। 2 बार रूट दबाया, क्या आंसर है? -1 × 100 करना होता है। देखो 8 इसका मतलब, अब देखो सुनो ना, कंक्लूजन ऐसा है क्या, सुनो। अगर ये शेयर 4 साल तक 9% की स्पीड से ग्रो हुआ, तो मैं 12% कमा लूंगा। क्लियर है? मेरे को एक बार एक बैच में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये कैसा हो गया कि अगर शेयर 4 साल 9% की स्पीड से भाग रहा है तो आप 12% कमा रहे हो, क्योंकि अपने को कूपन पेमेंट भी मिल रहे हैं ना। और नहीं, वो कुछ कोई नहीं पूछा ऐसा, तुम ये बना लीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर at the end of fourth year, calculation of value of share at the end of fourth year। और जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, एक स्लिपिंग लाइन, बस उतना ही करना है, उसके नीचे नहीं करना। आया? आपने सेकंड बिट में लिखा कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। नाउ इन जून, मतलब आपका 40 रहेगा। Now in June, year 1, the TISCO has offered 30 lakhs of partly convertible debentures at 1200 each at par. The conversion terms were compulsory 600 rupees convert करने का है of 100 rupees share at a premium of 500 within 6 months of the date of allotment. 12% interest payable half yearly, and redemption of the non-convertible portion will be at the end of 8 years. Now, assuming 8 and 10% as half yearly required rate of return on debt and equity, can you find the value of TISCO partly convertible at the time of issue? आता कसं करायचं? पहली बात तो ये डिबेंचर कितने साल का हो जाएगा? कितने साल का हो जाएगा? तो पहली बात, ये जो डिबेंचर है आपका, ये कितने साल का हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 16 ईयर्स का।
क्योंकि यहाँ पर अगर 8 साल की लाइफ है और अगर ये हाफ ईयरली है तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर है? आपका कूपन जो पेमेंट है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब आपका कूपन पेमेंट 12% नहीं रहेगा, 6% रहेगा। लेकिन आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 8 और 10 ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वो खुद ही हाफ ईयरली है। क्लियर है? अब इधर देखिए मैं कैसे करता हूँ। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू कैसे करना चाहिए? पहले कब आना चाहिए? कौन से जगह पे क्या आना चाहिए? बताइए, क्या आना चाहिए पहले? पहले साल मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली जब आएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1200 का डिबेंचर है, उस पे 6%, 72। और 72 के साथ कुछ और होगा या नहीं होगा? 72 के साथ और होगा या नहीं होगा? होगा। क्या होगा? यस। आपका 1200 में से आधा, मतलब 600 का डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है। किस पे कन्वर्ट हो रहा है? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा। अब आप बोलोगे कि सर आप दो बार ईयर वन क्यों लिख रहे हो? हमेशा अपने को तो दोनों साथ में मिलता है ना, इसलिए क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको दो रिक्वायर्ड रिटर्न्स दिए हैं और जानबूझ से डेट का और इक्विटी का अलग अलग दिया है। मतलब आप समझ गए होंगे, जब मुझे 600 को डिस्काउंट करना होगा तो मैं कौन सा रेट यूज करूंगा? 10% इक्विटी का। और जब मुझे इंटरेस्ट या डिबेंचर का करना होगा तो मैं कौन सा यूज करूंगा? 8%। सबको समझ में आया? तो मेरे को पहले 72 जो कि इंटरेस्ट अमाउंट है उसके लिए हमले को 8% करना है, तो फर्स्ट ईयर का 8%। फर्स्ट ईयर का 8%, 9 to 6। और 10% का फर्स्ट ईयर चाहिए मेरे को। परफेक्ट। उसके बाद कहना से 2 से लेके 16 कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 2 से लेके 16 अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता रहेगा? ब्याज ब्याज ब्याज। लेकिन आपका जो 1200 का डिबेंचर था उसमें से 600 तो कन्वर्ट हो गया, तो जो बच गया वो सिर्फ 600 ही था। तो 600 इंटू 6%, 36 बराबर। मुझे सेकेंड से लेके 16th तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए 8% का। मालूम है क्या कैसे करना होता है सेकेंड से 16? तो मैम एक तो आप 16 का जीटी ले लो और उसमें फर्स्ट ईयर का लेस कर दो। यस और 16 बार कर लो, जीटी दबा दो, और जो फर्स्ट ईयर का वहां पे लिखा हुआ है ये 0.926 वो लेस कर दो, 7.925। और 16th ईयर में आपको बचा हुआ 600 मिलेगा। मतलब मुझे 16th ईयर का बताइए, सिर्फ 16th ईयर का। तूने 10% का किया कि 8% का? 8 का ही करना है, 8 का ही करना है। क्योंकि जो बाकी का 600 रुपए का है ना, वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो डिबेंचर ही है। तो 8% पे ही करना है। बोलो। 0.292। क्या अब आप मुझे रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर कर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बता पाएंगे? भाई सर 4 है ना? पॉइंट। परफेक्ट। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कौन सा रेट आपने सिर्फ 10% लिया है? यस और नो? बाकी सबका सब क्या किया है? 8%। परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले लिखेंगे इन द गिवन केस द बॉन्ड इज partly convertible debenture. The bond is partly convertible debenture. Partly convertible debenture. That is
the 1200 rupee debenture is converted into 600 rupees share आज कुछ अलग ही हो रहा कुछ है क्या आज कुछ होगा काय का ऐसा इतना the 600 rupees equity share and the remaining 600 will be redeemed and the remaining 600 will be redeemed मैम ये तो अलग था full stop next line we will use a discounting factor we will use a discount rate of 10% for the equity component we will use discount rate of 10% for the equity component and 8% for the remaining and 8% for the remaining interest and redeemable portion. Perfect. Full stop. Next line. As it is a half yearly coupon bond, as it is a half yearly coupon bond, as it is a half yearly coupon bond, comma, number of periods will be 16 ब्रैकेट में बता दो 8 साल इंटू 2 and coupon rate will be and coupon rate will be 12% divided by 2 that is 6%. फर्स्ट में उन्होंने बोला ना ये रहा सो 6 महीना जैसे ही हो गया मतलब आधा साल हुआ होगा आधा साल हुआ तो पहले 1200 पे आधे साल का इंटरेस्ट दे दिया और फिर आधा बॉन्ड विच इज 1200 का आधा 600 का आपने शेयर दे दिया ओके चलिए अब आप नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड
चलिए, डन। अच्छा लगता क्या? अरे दिस क्वेश्चन वी आर डन ना। अरे आई नो वी आर डन। ये रिपीट है, चेक करो एक बार। अभी हुआ ना बढ़िया ऐसा, सेम एज। अरे तू ही नहीं बोला क्या वो वैल्यू निकालने की है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। मतलब आपका 34 रहेगा शायद। 35 ही है। ले, क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? ऑन 1 April, Akansha Limited has come out with an issue of 5 years, 17.5% fully convertible bonds of 100 each. इसमें इंटरेस्ट आपको हर साल पेबल है, और पीरियोडिकल कन्वर्जन कैसे रहने वाला है? तो वो कह रहे हैं आफ्टर 30th मंथ एक 50 रुपए का डिबेंचर एक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वक्त उस शेयर का भाव 75 रहेगा। और नंबर दो, 60th मंथ पे 50 रुपया जो बाकी का रहेगा वो एक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस समय उस शेयर की वैल्यू रहेगी 100 रुपीज। तो अब वो कैसे करेंगे? अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ऐसा है कि आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? हाइला दिया ही नहीं है। इसका में से वही क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, वो कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। अरे दिस यही क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन है वो। यस, दिस, हाँ। तो उन्होंने बोला है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड मेक अ सूटेबल रिकमेंडेशन टू मिस्टर राजेश। मतलब आपको 20% की आशा है, आप बताइए मिस्टर राजेश को कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन है बड़ी, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, हाँ, आपके इसमें। मुझे ऐसा क्यों करके दे रहे? तो 20% यार, 20% है राइट। अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। 100 रुपए का डिबेंचर है, उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि 50 रुपए का डिबेंचर एक शेयर में कन्वर्ट होगा, और बाकी का 50 रुपए एक शेयर में कन्वर्ट होगा। अब आप देखिए उन्होंने क्या बोला, पहला कन्वर्जन कब हो रहा है? अब आप अगर 30 मंथ देखेंगे ना, डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो 2.5 आता है, इधर देख। उर्र, ऐसा। और फिर दूसरा कन्वर्जन कब हो रहा है? विच इज सॉर्टेड, बराबर है 5, मतलब 5th ईयर। सही है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये एक बार आ गया था, बच्चा कैसा है, भूला प्राणी होता है, वो डर जाता है कि अब 2.5 साल तो मैं कैसे करायचं। ये तो सम थोड़ा, अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, तो ध्यान से। अब सबसे पहले मुझे बताओ, पहले साल कोई टेंशन है क्या? तो इधर देखो, 100 रुपए पे आपको 17.5%, मतलब 17.5 और 17.5 एकदम आराम से और बराबर से मिल जाता, बरोबर। पहले साल भी मिल गया, दूसरे साल भी मिल गया। अब दूसरे और तीसरे साल के बीच में अचानक उन्होंने रिडीम कर दिया, और आपके हाथ में एक शेयर दे दिया जिसकी वैल्यू क्या है? 75, बराबर है। तो अब जब थर्ड ईयर आएगा, तो थर्ड ईयर, ध्यान से, हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट दैट यू रिसीव? कैन आई से 100 रुपीज पे 17.5%, 6 महीने के लिए, और फिर 50 रुपीज पे 17.5%, 6 महीने के लिए। तो पहला क्या आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा 13 पॉइंट, बराबर।
फिर फोर्थ ईयर का क्या आएगा? क्लियर है क्या? सबको समझा क्या? फिर से एक बार कर दूं, पहले साल 100 रुपए पे पूरा इंटरेस्ट, दूसरे साल 100 रुपए पे पूरा इंटरेस्ट, बस तीसरे साल क्या हो गया, आधा महीना 100 रुपया जिंदा था, आधा महीना 50 रुपया जिंदा था। तो आधा महीना क्या बोल रहा हूँ, आधा साल 100 रुपये जिंदा था और आधा साल 50 रुपये जिंदा था। तो जो वो आधा साल 6 महीना 100 रुपये जिंदा था, आपको 6 महीने का पूरा ब्याज मिला 100 रुपीज पे, और रिमेनिंग 6 मंथ्स आपको 50 रुपीज पे पूरा इंटरेस्ट मिला। नाउ फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 50 रुपीज विच इज पूरा, उस पर आपको 17.5% का इंटरेस्ट मिला। एकदम सॉर्टेड और बराबर से हो गए। अब मुझे फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ। 0.833, पॉइंट थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर, फिफ्थ इफ सॉरी 482 फिफ्थ ईयर। परफेक्ट। देखो कितना सही भी हो गया, पूरा 5 साल का निकल गया। अब सिर्फ दिक्कत क्या हो जाती है, 2.5 साल का। तो जब 2.5 साल का करना हो तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और थर्ड ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर का यू हैव टू टेक एन एवरेज। सो यहाँ पर 0.694 प्लस 0.579 डिवाइड बाई 2। परफेक्ट। और अब आप जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। परफेक्ट। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए तो चलिए कर लीजिए।
आया एवरीबडी? क्या वैल्यू ऑफ बॉन्ड है? 130। अब इसमें ही एक बी बिट है, वो कहते हैं कि राजेश का अगर इफेक्टिव इनकम टैक्स 10% है और अगर जीएसटी 20% है, तो क्या आप उसको रेकमेंड करेंगे? अब इधर देखो, यही सम है, लेकिन इसमें देखो क्या चेंजेस आते हैं। अब अगर इनकम टैक्स 10% है, तो ये पूरा इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में नहीं आना। इधर देखो क्या क्या होगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 0.9। इसको क्या करना पड़ेगा? 0.9। इसको, बहुत बढ़िया, इसको बरोबर। और कहना से ये जो है, इसको भी ऐसा लिख लेंगे, मतलब थोड़ा सा आपको भी सही रहेगा। बरोबर हो गया। तो मेरे को पहले बताइए 17.5 इंटू 0.9। सही। अब थर्ड ईयर का 13.125 इंटू 0.9, फिर 8.75 इंटू 0.9, बराबर एवरीबडी। अब दूसरा, नहीं वो तो समझाना होता। अब कैपिटल गेन्स कितना है आपको? 20%। अब इधर देखो कैपिटल गेन्स कहां काम में आएगा। वर्किंग नोट 1, आफ्टर 30 मंथ्स आपको एक शेयर मिला, कितने का? 75 का। और आपकी डिबेंचर की कॉस्ट क्या थी? 50। तो 25 क्या हो गया? कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? यस और नो? तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन कितना आएगा? इसका मतलब नेट अमाउंट जो तुम्हें मिलेगी वो 75 की मिलेगी, बट 5 रुपए का टैक्स भरने को आएगा, आपको 70 रुपीज ही हाथ में आने वाला है। सही है ना ये? क्या हो गया? तो ये 70 आ जाएगा। अब वैसा ही आपका 100 का भी वैसे ही होगा। वर्किंग नोट 2, आफ्टर 60 मंथ्स, ये सेल वैल्यू क्या रहेगी? 100, जबकि डिबेंचर था 50 का, तो सीजी 50। अब आपका टैक्स रेट 20%, तो टैक्स ऑन सीजी 10। मतलब जो नेट अमाउंट आपको मिलनी है वो 100 नहीं मिलेगी, 100 में से बाद में टैक्स भी जाएगा, सिर्फ 90 ही लेना चाहिए। तो हम अब यहाँ पर, यस मैम यहीं पे, यहाँ पे लेंगे 90। तो बताइए ये क्या अमाउंट आएगी? परफेक्ट। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कीजिए मेरे साथ और मेरे को बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे करके रखता हूँ जिससे हमारे, बताइए वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या आना चाहिए अभी? 118.51 आ रहा है क्या? ठीक है, परफेक्ट एवरीबॉडी। चलिए, तो बी बिट 118.51 आ रहा है, बी बिट लिखेंगे। इफ देर इज अ इनकम टैक्स ऑफ 10%, if there is an income tax of 10% and capital gains of 20%, then the value of bond will be as follows.
then the value of bond as follows. और फिर से ये बना लीजिए प्लीज. ये वर्किंग नोट्स
ओके एवरीबॉडी, चलिए दैट्स इट, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।